कह रहे थे कि कूल हो रहा है, तो इसको सर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझेंगे, थोड़ा समय दीजिए, पहले प्राइजेक्शन पे थोड़ा टाइम दीजिए और प्रीमियम्स को जब आप ट्रेड लेते हैं तो लेकर देखिए पहले, ठीक है। जब मैं डिस्कशन करूँगा तो आपको बेहतर उसकी अंडरस्टैंडिंग आप तक पहुँचेगी। अगर पहले मैं आपसे कहता हूँ, और बाकी चीज़ें कुछ ना थोड़ा बहुत तो किसी ना किसी क्लास में मैं कवर करता रहता हूँ, बेसिक्स से लेकर एक बार क्लियर कर दूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आज मैं बात करूंगा जहाँ तक हो सकता है मूविंग एवरेज, औसत पे बात करूंगा। पहले इंट्राडे प्राइजेक्शन को डिस्कस करूंगा, फिर औसत एवरेजेस के बेसिक्स आज क्लियर कर दूंगा। तो जब भी आप औसत देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। प्रीमियम्स को भी डिस्कस जी। करेंगे, ठीक है। प्रीमियम को रिलेट करते हैं वॉलीटिलिटी से। मार्केट कितना वॉलेटाइल है, फियर कितना है, डर कितना है, कितना कूल है बाज़ार, उतने ही प्रीमियम कूल होंगे। जैसे बजट सेशन के आसपास देखेंगे आप, 10-15 दिन पहले बोथ साइड के प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का जम्पशन होता है बजट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ लोग पॉजिटिव की तरफ हैं, कुछ नेगेटिव, तो वो लोग पहले से सभी स्ट्राइक प्राइस पर हाई ऑप्शन बाइंग होकर बैठी हुई है। सेलर्स भी दोनों तरफ पोजीशन बना के रखे हुए हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रीमियम से हाई होता है। बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले ओके। इंट्राडे प्राइजेशन को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ है, यही स्क्रीन शेयर किया है शायद, ठीक है। सभी को चार्ट आईक्यू का चार्ट शो कर रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, औसत को एक बार देख लूँ और फिर मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर एवरेजेस से और आगे बढ़ जाऊँगा, फिर दोबारा यही स्क्रीन शेयर करूँगा। क्यों? पहले मैं चार्ट आईक्यू के चार्ट पर एवरेजेस को शो करना चाहता हूँ कि कम से कम आप ये समझ पाएँ आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही हैं, ठीक है। चलिए टाइम फ्रेम 5 मिनट कर लूँ मैं। अब देखिए क्या क्या देखने लायक है। सबसे पहली चीज़ जो देखने लायक है वो ये है कि जहाँ पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस कौन सा है। यहाँ पर है 42,876 के आसपास आ रहा है प्राइस, 42,876। अगर किसी सेलर का एवरेज इस औसत के अबव है, ऊपर है अभी भी, मतलब अभी भी हम लोग किसी सेलर के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे होंगे। दूसरी बात, एक कंडीशन क्लियर है, वो क्या है कि इस पूरी गिरावट के बाद, डाउनवर्ड्स मूवमेंट के बाद, यहां से मुझे बाइंग दिखती है इस जोन से, ठीक है। और तब से प्राइस ने एक हाई बनाया, हाई के बाद आज लो लगाया, फिर कंसोलिडेशन और फिर डे हाई के पास क्लोज किया। तो जहां से बायर ने बाइंग किया है, बायर ने बाइंग कहां से किया है, 41, ये जो प्राइस आ रहा है 41,400 के आसपास का, ये कोई भी प्राइस है, यहीं से बाइंग किया है, ठीक है। तो जहां से बायर ने बाई किया है, इस बायर का भी एक एवरेज आया होगा, और कल जो बाइंग आई थी वो एग्रेसिव थी। तो हम लोग अजम्पशन कर रहे थे कि कहीं ये पंप और डंप तो नहीं है कि प्राइस को पहले पंप किया जाए और डंप किया जाए। तो हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे किया, एक रिजेक्शन अपर साइड से जैसे ही हम लोगों को दिखा कि हायर लेवल पे यहाँ फर्स्ट कैंडल डे हाई के ऊपर गया, नेक्स्ट डोजी फॉर्मेशन, और जैसे ही इसके लो ब्रेक हुए हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड में हम लोगों को अच्छा खासा एक लो बन गया था, प्रॉफिट्स भी ठीक ठाक निकल आए। फिर एक हाई लगा, हम लोग वेट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चार्ट पर चलेंगे। अभी हम लोग एवरेज को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे जो भी ट्रेड की हैं उनको देखेंगे, कारण क्या रहे और कैसे, हालांकि सभी चीज़ें आपको अपडेट की गई होंगी। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, पहली ये कि जो बायर लो पर यहाँ बाई करके प्राइस में अभी एक हाई लगाया है, वो भी कैसे लगाया है, बड़ा मुश्किल रहा ना बाइंग लोअर लेवल पे करना, वो भी तब जब भाव गिर रहा हो, मतलब सेलर ने किसी हाई पर सेल किया हो और बीच में आके बायर आके बाई करे, तो उस बायर का औसत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि हाई से, जैसे एक ये हाई लगा है स्विंग हाई, कि प्राइस ने एक लो बनाया है, देखते हैं प्राइस ने एक लो बनाया है और एक ये स्विंग लगाया, फिर यहाँ से शॉर्ट किया गया, एक नया लो लगा दिया। इसके पहले जहाँ से शॉर्ट हुआ है वो ये प्राइस रहा। तो हम लोगों को देखना होगा कि अपर लेवल से, सबसे ऊपर से जहाँ से सेलिंग की गई, उसका औसत क्या है और इस सेलर का एवरेज क्या है,
और उसके एवज में जो कल बायर एंटर किया ना बाजार में उसका एवरेज क्या है। अब देखिए, आज मैं कह सकता हूं कि कल के बायर पे थोड़ा बहुत अब बिलीव किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग पहली बार जब से बाजार गिर रहा है पुट शॉर्ट करके गए, नहीं तो हम लोग अभी सी शॉर्ट करके ही पैसा कमा रहे थे। जितनी ट्रेड्स में हम लोग पैसा कमा रहे थे कॉल शॉर्ट कर रहे थे। पहली बार पी शॉर्ट किया है काफी समय के बाद, नहीं तो हम लोग प्रीवियस पूरे अपसाइड मूवमेंट में सिर्फ पुट शॉर्ट करते थे, कॉल शॉर्ट ही नहीं करते थे। जब से गिरावट की शुरुआत हुई एक दिन पहले से, गिरावट से एक दिन पहले हम लोगों ने कॉल शॉर्ट करने की शुरुआत की और थ्रू आउट अभी तक जितना भी मूवमेंट मिला है हम लोगों ने कॉल शॉर्ट्स की। ठीक है, सारे पैटर्न डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात क्या होगी कि कोई ना कोई औसत रहा होगा अभी के बायर का और पिछले सेलर का। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है एज अ ट्रेडर हम लोगों के लिए। तो देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम करूं तो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे कि बायर का प्राइस हम लोगों को कम से कम शो कर जाए। ये रहा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम कर लेता हूं तो और चीजें हम लोग देख पाएंगे। चलिए, अब हम लोग काफी चीजें क्लियर देख पा रहे हैं। अब अर्ली कर लूँ तो और बेहतर हो सकता है कि हम लोग 75 मिनट्स पर रखते हैं। चलिए, अब सारी चीज़ें लगभग क्लियर चार्ट पे दिखती हैं। क्या एक प्राइस ने हाई लगाया है, वो रहा ये प्राइस नीचे से चल के गया था, एक हाई लगाया, यहां से शॉर्ट किया गया। तो जहां से सेलर ने पहले एक लो लगाया फिर रिजेक्शन हुआ तो हाई को ब्रेक नहीं करने दिया, उससे पहले ही लो लगाने के बाद एक हाई लगा है, हायर लेवल पे शॉर्ट किया है, लेकिन जहां पहली बार बिकवाली की उसके नीचे ही बिकवाली की। यही सेलर का तो साइन है कि पहली बिकवाली के नीचे बिकवाली करेगा, लेकिन पहली बिकवाली का असर जहां तक आएगा, प्राइस एक लो लगाएगा, वहां दूसरी सेलिंग नहीं करेगा। दूसरी सेलिंग के लिए एक अप साइड उसको चाहिए रिजेक्शन की, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट सेल करने के लिए उसको हाई प्राइस मिले। ठीक है, इस कंडीशन में दूसरी सेलिंग यहां से आई, एक लो लगा है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक बायर ने यहां पे बाई किया और आज का एक हाई लगा है। अब समझिएगा, दो पैटर्न्स मैं आपको क्लियर करता हूं यहां पे। पहली चीज ये कि सेलर का यहां से सेलिंग की शुरुआत की गई है और प्राइस अभी यहां ट्रेड कर रहा है। तो एक बात बताइए, इस सेलर ने 44,100 के सेलर ने जब यहां सेलिंग की शुरुआत की होगी 44,100 के पास, ठीक है, यहां पे सेलिंग की शुरुआत की होगी, फिर प्राइस को नीचे लाया है, फिर यहां से सेल किया है। यहां से क्यों सेल किया? इसके ऊपर से कर सकता था, कहीं से भी कर सकता था। इसने अपने एवरेज के आसपास से सेल किया होगा जब भी प्राइस यहां आया होगा। मतलब बायर हो या सेलर, अपने औसत को बचाते हुए आगे बढ़ता है, अपने औसत को सेफ रखेगा। जैसे इस बायर की खरीदारी आ रही है, ये 41,000 और 500 के अबव ही, ऊपर से ही प्राइस रिवर्स कर गया है। ठीक है, यहां देख पा रहे हैं। अब ये एक हाई लगा है, हाई के बाद आज एक लो लगा है, लेकिन ये जो लो है ना, इस बायर ने कहीं ना कहीं जरूर कोशिश की होगी कि अपनी औसत बाइंग, जो उसका औसत भाव है, उसके नीचे प्राइस को ना आने दिया जाए। क्यों? अगर बायर या सेलर का एवरेज प्राइस ही ब्रेक कर दिया जाए प्राइस के द्वारा, तो मान लेते हैं कि लगभग 70 to 80%, और कभी कभी तो पूरा ही लगभग मान के चलिए कि बायर या सेलर काट दिया गया है। जैसे यहां से शॉर्ट हुआ है प्राइस, ये एक हाई मान लेते हैं। चलिए, प्राइस में देखिए, आज जो हम लोग क्लोज कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? सेलर के एवरेज के पास। जो सुबह की पहली शॉर्ट पोजीशन हम लोगों ने ली, वो कहां से प्राइस पहले 10 मिनट में डाउन साइड गिरकर आया? वो गिरकर आया है हाई पर जो सेलर बैठा है ना, उसके औसत भाव से। यहीं पर हम लोग एवरेज की कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। कई लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। औसत का बेसिक है क्या? जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बार देखिए, क्वांटिटी सेम रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे 100 रुपए का कोई इक्विटी का शेयर है, मान लेते हैं टाटा मोटर का भाव है 100 रुपया चल रहा है, मान लेते हैं, है नहीं फिर भी मान लेते हैं कि 100 रुपया चल रहा है। आप पहली खरीदारी करते हैं 100 रुपीज़ पर, 100 शेयर उठा लेते हैं, या फिर मानते हैं कि कैलकुलेशन आसान रहे कि 10 शेयर आपने खरीदे टाटा मोटर के, तो आपने 100 रुपए के भाव पर 10 शेयर खरीदे।
क्या प्राइस रहेगा? एवरेज प्राइस क्या है? 100, 10 शेयर का। अब कल के दिन भाव गिरकर आ गया है 95, 95, और मैं आपसे कहूं कि टाटा मोटर के इक्वल क्वांटिटी और 95 के प्राइस पे खरीदी जा सकती है, तो आप क्या करेंगे? फिर से 95 के भाव पर 10 शेयर, 95 के प्राइस पर 10 शेयर्स फिर से आप बाई करेंगे। ठीक है, आपका एवरेज प्राइस क्या होगा? एक खरीदारी है इक्वल क्वांटिटी की 100 के प्राइस पर और दूसरी है 95 के प्राइस पे, तो आपका एवरेज प्राइस आएगा 97.5, 97.5। ठीक है, इसी तरह प्राइस और नीचे आता है 90, प्राइस आता है 90। अब मैं कहता हूं जितनी क्वांटिटी आपके पास है, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है, उतनी ही क्वांटिटी और खरीदी जा सकती है 90 के भाव पर। तो पहले का एवरेज प्राइस है आपका 97.5, शेयर हैं 20, फिर से आप खरीदेंगे 90 के भाव पर 20 शेयर, और अब मैं आपसे पूछूं आपका एवरेज क्या है? आप कहेंगे 95 के आसपास कहीं आ रहा होगा। ये जो बात है ना, ये जो आपका औसत है, ये जो एवरेज निकलता हुआ आ रहा है, भाव नीचे गिर रहा है, क्यों? आप लोअर प्राइस पे खरीदते जा रहे हैं, लेकिन कुछ शेयर आपके पास हायर प्राइस पे हैं। आपका एवरेज प्राइस आपके डीमेट में पड़े हुए टाटा मोटर्स के शेयर का ब्रेक इवन प्राइस है। ब्रेक इवन प्राइस का मतलब है कि अगर आने वाले समय में जैसे ही भाव 95 को क्रॉस करेगा, 95 के ऊपर निकलेगा, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन शो करेगा। साइकोलॉजिकल आप प्रॉफिट में होंगे, भले 1 रुपया हो, सिर्फ 95 या 96 भाव हो, 96 भाव हो, फिर भी साइकोलॉजिकल आप ग्रीन होंगे कि आप प्रॉफिटेबल हैं। वहीं जब तक 95 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप लॉस में। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी कंडीशन को मैं थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं, अभी तक आपने जो भी सोचा वो रिटेलर की सोच थी। रिटेलर की सोच मतलब आप सिर्फ मात्र 10 शेयर खरीद पा रहे हैं, पैसा लिमिटेड है, कितना ही खरीद पाएंगे। दोबारा 10 खरीद पाए हैं, फिर से 20 खरीदे हैं, कहीं और गिरा तो फिर 10, 20, 50 खरीद लेंगे, पैसा लिमिटेड है। वहीं अब मैं आपसे कहता हूं, पहले से आपको बता के देता हूं कि टाटा मोटर के शेयर में पर्टिकुलर प्राइस पे बिकवाली करनी है, कि 100 का भाव है, यहीं पर बिकवाली करनी है, और भाव को 80 तक लाना है, लगभग 80 के आसपास। हम लोग पहले से शेयर पड़े होंगे और शॉर्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? और पैसे की कोई कमी नहीं है, पहले से इतने शेयर पड़े हुए हैं, आप जितना चाहें बेच सकते हैं, फ्यूचर्स चाहें फ्यूचर्स बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्राइस को ध्यान में रखिए। यहां पर अब आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप ही हैं इंस्टीट्यूशन जो भाव को चलाएंगे, प्राइस को आप ही अब रेगुलेट करेंगे, जितना चाहे बेच सकते हैं। अब प्लान कीजिए। अब आपको जरूरत होगी एक प्लान किए हुए पैसे की, मतलब आप बाद में नहीं खरीदेंगे। पहले आप एज अ रिटेलर क्या कर रहे थे? भाव आपको दे रहा था, मजबूर हो रहे थे आप खरीदारी के लिए कि 100 का भाव है, आपको खरीदना पड़ रहा है। 95 का भाव आया, गिरावट में है, एवरेज करना पड़ रहा है, मजबूरी है। 90 आया है, फिर आपका मजबूरी ही तो है कि खरीदना पड़ रहा है, औसत थोड़ा नीचे लाना है। वहां पर ऐसे कोई मजबूरी नहीं है, अब आप ही भाव को चलाएंगे, तो आपको सारी चीजें पहले से प्लान करनी होंगी कि मैं किस भाव तक पहले शेयर बिकवाली करूंगा प्राइस में, फिर एक हाई आएगा, फिर किस प्राइस से सेल करूंगा। तो आप जो भी प्लान करेंगे ना, उसमें एवरेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? पहली शॉर्ट की, जैसे ये 100 से जो 90 तक भाव आया और आप खरीदारी कर रहे थे एज अ रिटेलर, कोई बेच रहा है तो ही तो प्राइस गिर रहा है ना। तो जो बेच रहा है उसकी सोच क्या है? वो क्या सोच रहा है? उसकी सोच है कि 100 के प्राइस पर उसने, मान लेते हैं कि 1 लाख शेयर्स काट दिए। सबसे पहली चीज, 1 लाख क्वांटिटी पहले उसने काटी 100 के भाव पर। उसका परिणाम रहा कि भाव गिर के 95 आया। ध्यान से सुनिएगा, भाव गिरकर 95 आया। अब आपने 95 के भाव पर एज अ रिटेलर थोड़ी क्वांटिटी एवरेज की। आपकी तरह कई रिटेलर होंगे जो 100 के भाव पर खरीद कर बैठे होंगे और 95 पर वो भी एवरेज करेंगे। तो उसके प्लान में ये चीजें पहले हैं कि 95 तक जैसे ही भाव आएगा तो इतनी ही क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूं कि 95 तक प्राइस आए, और वहां से थोड़ा रिवर्सल दिखेगा तो रिटेलर्स एवरेज करेंगे, प्राइस फिर एक नया हाई बनाएगा। इस नए हाई में वो प्राइस को 97.5, 97.5 के ऊपर नहीं जाने देगा।
फिर शॉर्ट करेगा क्योंकि आपका एवरेज प्राइस 97.5 है, फिर शॉर्ट करेगा, दोबारा शॉर्ट करेगा, एक नया लो 90 बनाएगा। इस तरह से गिराते हुए प्राइस में पैटर्न क्या बन रहा है बताऊं मैं आपको। लोअर लो, लोअर लो का मतलब है कि ये 100 से गिरा 95 आया, रिटेलर्स ने थोड़ी बहुत खरीदारी की, फिर उसने 97 से पहले बेचा, प्राइस आया 90, अब फिर से पुल बैक हुआ, 95 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर से नीचे आएगा। अब एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट प्राइस चल रहा है ना कि सेलर ने जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। क्या सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बाजार में काम कर रहा है क्या? नहीं। क्या एक ही व्यक्ति के पास बड़ा पैसा है क्या? नहीं। मान लेते हैं आपके प्राइस को, आपके पूरे बनाए गए प्लान को, आपके पास कितना भी शॉर्ट करने के लिए क्वांटिटी हो, अगर 80 के भाव पर कोई बायर बहुत बुलिश बैठा है पर्टिकुलर प्राइस में, टाटा मोटर के शेयर में, कि 80 के भाव में उसका एक ट्रेड प्लान पहले से तैयार रखा है कि जितना आप शॉर्ट करना चाहते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा वो खरीदारी करने को बैठा और आपको इसकी खबर नहीं है, आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो अभी तक आप रिटेलर को हर बार मारते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उसके प्राइस के और नीचे वो कहां तक एवरेज करेगा। यहीं पर एक बायर एंटर करे प्राइस में लोअर लेवल पे, कि मान लेते हैं इसी तरह आप प्राइस को एवरेज, अपने एवरेज को ब्रेक नहीं होने देगा सेलर का भी ध्यान रखिए, और अपने हिसाब से जो उसने ट्रेड प्लान तैयार कर लिया होगा उसके हिसाब से प्राइस को नीचे ला रहा होगा। यहीं पे आके एक बायर एंटर करता है। बायर सबसे पहले क्या करेगा, प्राइस को, जैसे मान लेते हैं ये एवरेज आ रहा होगा, मैक्सिमम टाइम आप इस चीज को नोटिस करेंगे, सेलर हो या बायर, उसका एवरेज जो आएगा ना वो प्रीवियस स्विंग लो या प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही आएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, भी शो करता हूं। जैसे यहां पे देखिए ये गिरावट दिख रही है, ये हाई लगा है, फिर देखिए ये हाई लगा, यहां से गिरावट आई, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो देखिए यही स्विंग है ना, स्विंग हाई यही है, इसी से प्राइस गिरा है। अब एवरेज कहां आ रहा है, इसी के पास आ रहा है। इसी तरह सेलर के पास औसत पहुंचेगा, औसत के भाव, सॉरी, सेलर के औसत भाव के पास प्राइस पहुंचेगा, तो वहां से सेलर हर बार, जैसे हर बार हाई लगता था शॉर्ट करता था, हाई लगता था शॉर्ट करता था, अपने एवरेज को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कंडीशन को एक बार अगर बायर स्ट्रांग है लोअर लेवल पे, तो पहले तो वो एक बार शॉर्ट करने में सक्षम होगा कि उसके पास क्वांटिटी पड़ी है और बायर नीचे से बाई करके, जैसे ये बायर जो बाई करके गया यहां से गया, प्राइस को एक बार में इसने यहां तक पहुंचाया है। अब पहली हिट में, पहले जैसे ही एवरेज को हिट करेगा, पहली हिट में तो बायर बीट होगा, क्यों, पहली बार औसत के पास पहुंचे हैं आप सेलर के, और वो लगातार प्राइस को नीचे ला रहा था। ठीक है। इसी कंडीशन में एक बार प्राइस को आप डिफीट करने की कोशिश करते हैं, सेलर डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले यहीं रुक जाता है। ठीक है। प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले यहीं रुक जाता है और रुककर यहीं खरीदारी करता है। अब देखिए, अगर आप समझ गए हैं कि आपके पोजीशन में, कई आप लोगों के जीवन में दुश्मन होंगे सर, इस तरह से लोग होंगे कि आपके, हो सकता है कि कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आपके अपोजिट में जो भी व्यक्ति है आपसे कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, पावरफुल है, किसी भी तरह से हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, पहुंच इतनी ज्यादा हो सकती है कि आप उसको कभी डिफीट ना कर पाए, तो अगर आप स्ट्रांग हैं, समझदार हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति से पर्टिकुलर, क्योंकि आपसे बहुत दुश्मनी है सर, आप दूर बैठकर अपनी पावर को जनरेट करेंगे, अपनी पावर को बढ़ाएंगे। वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, आप पैसा कमाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, फिर उसके सामने आएंगे। इसी तरह एवरेज से एक बार डिफीट होने के बाद बायर क्या करता है, लोअर लेवल पे अगर अच्छा है तो ही ये कर पाएगा, लोअर लेवल पे खड़े होकर सेलर के एवरेज प्राइस से दूर खड़े होकर नीचे के लेवल पे खरीदारी करता है। और जब उसको लगता है कि खरीदारी इतनी है कि सेलर की डिमांड काटनी है, उसको सेलर की सप्लाई काटनी है, तो वो बस डिमांड जनरेट करता जाएगा लोअर लेवल पे, प्राइस को गिरने से रोकेगा। सेलर अपने औसत भाव को बचाने की जद्दोजहद में है, इसी जद्दोजहद में बायर ने यहां से बाई किया है, वो भी अपने औसत भाव को बचा रहा होगा। ध्यान से सुनिए, वो भी अपने औसत भाव को बचा रहा होगा। जब जब रिवर्सल होगा यही पैटर्न होगा, इसीलिए इतने ध्यान से समझा रहा हूं, जब जब रिवर्सल होंगे यही पैटर्न्स होंगे। हो सकता है कल को ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, क्यों, हम लोग 43,600 जब तक ब्रेक नहीं होगा,
जो एवरेज है, एवरेज के ऊपर भाव जाए और 43,600 ब्रेक करे, तब तक हम लोग बिल्कुल श्योर शॉर्ट नहीं है। आज पुट शॉर्ट करके गए हैं क्योंकि प्राइस ने कहा कि पुट शॉर्ट करके जाइए। कुछ भी सोचिए, प्राइस जो कहेगा करना वही है, चलना ट्रेंड के साथ है, ये कंफर्म है। अब ध्यान से सुनिए, बायर भी यहां से अपना औसत बचा रहा होगा। इस कंडीशन में जब लगेगा कि अब सेलर के पास सेलिंग कम हो गई है तो डिमांड जनरेट होगी, प्राइस दोबारा से इस सेलर के सेलिंग एवरेज को हिट करने जाएगा। अब अगर ये ब्रेक होता है तो समझ लीजिए सेलर को कितना ज्यादा पैनिक है। क्यों? उसने पहली बार अपना औसत भाव और अपने प्लान में कुछ गड़बड़ी देखी है। क्या? कि उसने सोच कर रखा था कि वो एवरेज प्राइस से शॉर्ट करेगा, और कोई बायर इस तरह का एंटर कर चुका है बाजार में जो उसको एवरेज प्राइस के, जो उसका औसत भाव है सेल करने का, उसके ऊपर भाव को निकालने की कोशिश कर रहा है। यही कंडीशन हम लोगों को, अब हम लोग रिटेलर हैं सर, पैसा कम है और इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग दिखती भी नहीं है। दिखती है क्या? नहीं दिखती है। शाम को FII DII का डेटा मात्र दिखता है, वो भी कितना एक्यूरेट है पता नहीं। जब तक NSE की वेबसाइट तो 10-12, मुझे लगता है 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन बाद या वीकली अपडेट करता है, 3 दिन तो कम से कम लेता है। अगर आज का डेटा उठाना है तो हो सकता है 3 दिन के बाद अपडेट करें। अब पहले मैं चेक भी करता था, अब तो वो भी नहीं करता हूं। तो देखिए, इंस्टीट्यूशन की बाइंग और सेलिंग के पैटर्न्स होंगे, हम लोगों को ऐसे ही पहचानना होगा। यही तरीका है मात्र, क्या औसत भाव से निकाल सकते हैं कि कब सेलर पैनिक में है और कब बायर पैनिक में। अब बताइए, जो भी उसका ट्रेड प्लान रहा हो, एक तो श्योर शॉट दिखता है कि वो लोअर लो बना रहा है, हर बार एक नया लो बनाते हुए बढ़ रहा है, और पहली बार किसी ने प्रीवियस लो को सेव किया और हाई जो लगा है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस कंडीशन में जैसे ही ये ब्रेकआउट होंगे, दूसरी बात ये, जैसे ही ब्रेकआउट होंगे प्राइस अपर लेवल ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। कहां तक? जब तक अगला स्विंग नहीं आ जाता। अगला स्विंग लगा है ये 43, मान लेते हैं 43,400 के आसपास। अगर कल इसके ऊपर प्राइस निकला ना तो सबसे पहला टारगेट 43,400, बहुत तेजी से आने की संभावना है, और प्राइस पैटर्न भी अच्छा है। ठीक है, अब समझिए कैसे पता लगा ये सारी चीजें, हम लोगों ने कैसे एनालाइज कर पाई? सेलर और बायर के औसत से। दूसरी बात, हम लोग बायर की तरफ ही क्यों जा रहे हैं, जबकि एक चीज देख पा रहे हैं, ये आपके क्वेश्चंस होने चाहिए क्या, कि एक चीज यहां पे साफ दिखती है साहब, क्या कि हायर लेवल से सेलिंग बहुत बड़ी है और बायर ने अभी मात्र थोड़ी ही बाइंग कर पाई है। ये बात मानते हैं कि एवरेज ब्रेक कर रहा है, अभी कर नहीं रहा है, कि मान लेते हैं कि एवरेज ब्रेक कर रहा है, होता तो कहते कि एवरेज ब्रेक कर रहा है, मान लेते हैं। लेकिन सेलर ने इतनी बड़ी सेलिंग की है, फिर भी हम लोग बाइंग की साइड ही क्यों देख रहे हैं? तो मैं आपसे कहूंगा, ज्यादा स्मार्ट वो है जो बाद में रिएक्ट करता है। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट कौन है? जो बाद में रिएक्ट करता है। इसके लिए मैं हर बार एक एग्जांपल भी देता हूं कि आप लोग अगर फाइट्स देखते होंगे, जॉन सीना फैन होंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि अपोजिशन से तब तक फाइट करता है जब तक अपोजिशन थक नहीं जाता है, और हो सकता है मार ही खाता रहे उतने समय तक, काफी लंबी फाइट होगी। और जब उसको पंच हिट करना होता है ना, मात्र 5 मिनट से भी कम समय लेता है और विन कर जाता है। क्यों? उसकी पहली जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि दूसरे के हिट को ले जाता है, जब तक उससे सहन करने की सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। सोचिए, दूसरा मारते मारते थक जाए और आप मार खाते खाते नहीं थक रहे हैं, कितने स्ट्रांग हैं आप। और फिर जब आप कोशिश करेंगे दूसरे को मारने की, तो फिर आप पहले से पता लग गया ना आप कितने स्ट्रांग हैं। तो जो बाद में रिएक्ट कर रहा है वो स्मार्ट है। क्यों? उसने दूसरे अपोजिशन की पावर ही खत्म कर दी, अब वो उसको रिवर्स को ही हिट कर रहा है। ठीक है, यही चीज यहां पर है। अब देखिए, कहने को यह भी कहा जा सकता है कि प्राइस में अगर बायर के पास इतना ही पैसा था कि यहां पे बाई कर रहा है और सेलर के एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो यहीं पे बाई कर लेता, प्राइस यहीं से 40,000 से और ऊपर निकल जाता सर, नए लो बनाता, 45,000 जाता, 46,000 जाता। ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों लोअर लेवल पे? एक बात बताइए, 44,000 पे जो बायर बाई करता उसका प्राइस क्या होता बाइंग का? 44,000।
उसने लोअर लेवल पे सेलर को सेल करने का मौका दिया, और सेलर ने जब उसके अनुसार सेल कर लिया होगा कि जो प्राइस उसको भाव चाहिए खरीदने के लिए 41,500 के आसपास प्राइस आ गया था, अब उसको लगा होगा कि ये एक मुफीद प्राइस है जिसे खरीदा जा सकता है, तो वो खरीदारी की तरफ बढ़ रहा है। बायर स्मार्ट हुआ ना, ठीक है। अब इस पूरी कंडीशन को अगर आपने समझा और पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से एनालाइज कर चुके होंगे तो एक चीज तो क्लियर समझ आ गई होगी कि एवरेज कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते कि बना दिए गए हैं कि वही यूज किए जाएंगे। जैसे कि 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज, 50, 100, 200, जो भी XYZ है, रूढ़वादी नहीं हो सकता कि पहले से कह दिया गया कि वही यूज करना है, ऐसा नहीं हो सकता। बायर ने जहां से बाइंग की शुरुआत की गई होगी वो उसका औसत आएगा, और वो जितनी भी कैंडल्स का है, जो भी टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से होगा। जैसे अभी हम लोग 1.25 आवर 75 मिनट का एक कैंडल देख रहे हैं, मतलब हर एक कैंडल में 75 मिनट में जो भी बाइंग सेलिंग हुआ है उसका भाव पहले से निहित है। जो भी बाई सेल हुआ है उसका जो भी निर्णय है वो पहले से है हर 75 मिनट में। और हम लोग देख पा रहे हैं कि सेलिंग की शुरुआत हुई है इस जगह से, इस कैंडल से, ठीक है। अगर हर एक कैंडल में 75 मिनट का प्राइस है और यहां तक अभी तक प्राइस चल चुका है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, जितने भी कैंडल्स हैं सभी को काउंट कर लेंगे और उसका एवरेज प्लॉट कर दीजिए, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये अभी तक जो भी औसत भाव है वो दिख जाएगा। तो एवरेज को काउंट करना, कैंडल्स को काउंट करना आसान तो है नहीं, यहां से यहां तक लेकर काउंट करेंगे। इसीलिए चार्ट IQ का ये जो चार्ट है ना, ये आपको एक सुविधा देता है एवरेज लाइन, बिल्कुल आसान है, जो मैंने पहले ही आपको लगा कर दिखाया। एवरेज लाइन को उठाया आसानी से और क्या किया, इस कैंडल से मुझे दिखता है कि यहां तक अभी सेलिंग आई है, जहां तक भी ये लो लगा है, फिर उसके बाद बाइंग आ रही, अभी तक के प्राइस में देखना है। तो पहला क्लिक यहां पर किया और लास्ट क्लिक जहां एक लास्ट कैंडल के आगे तक निकाल दीजिए, तो आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे टोटल कैंडल्स लिख के आएंगे, तो लिखा है 53 बार्स। टोटल जो है 53 कैंडल प्लॉट है, 75 मिनट की 53 कैंडल्स बनी हैं अभी तक, और उसका औसत भी निकाल के दे रहा है आपको। क्या औसत भी निकाल के दे रहा है, ये देखिए 42,876, ठीक है। अब देखिए ट्रेड प्लान कितना प्यारा हो सकता है, कितना प्यारा हो सकता है बताओ मैं आपको। ये प्राइस है, अब दो सेटअप यहां पे मिक्स हो जाने हैं। चलिए बाद में इस चीज को डिस्कस करता हूं, बाकी लोग समझ गए होंगे जिनको पता होगा कि ये एक राउंड फिगर है 43,000। 43,000 क्या है, एक राउंड फिगर है। तो प्राइस अगर यहाँ पे 43,000 यहीं पे कल ओपन हो आसपास और पहले कंसोलिडेशन करे 42,900 के ऊपर और फिर आधे एक घंटे बाद 43,000 को ब्रेकआउट करे, तो इमीडिएट टारगेट क्या होंगे, ये जो हाई लगे हैं 43,400 इमीडिएट टारगेट होंगे अगर कंसोलिडेशन के बाद जाता है। अगर गैप अप करता है तो और रिटेस्ट करने आता है और प्रीवियस डे हाई से ही रिजेक्शन लेता है, ऊपर की तरफ जाने की, बाइंग उठाने की कोशिश करता है, तो फिर वही टारगेट होंगे, ठीक है। कल का प्राइस प्लान कितना भी करिए, डिसीजन वही लेना होगा जो प्राइस ओपन होने के बाद इंडिकेट करेगा, ठीक है। पहली चीज, इतनी सारी चीजें प्लान कर ली हम लोगों ने। अब देखिए एक चीज देखी क्या, बायर ने सेलर का औसत आ रहा है यहां पर, कहां पर, फिर से देख लेते हैं। चलिए लगता है हम लोग कुछ गलत देख गए, फिर से देखते हैं। ये 42,945 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक लिखा है 42,945 के आसपास आ रहा है। अगर प्राइस ओपन होता है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है, तो सी सेलर जो होगा वो अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवर करेगा। सी सेल करके बैठा है, शॉर्ट करके बैठा है, शॉर्ट कवरिंग की रैली अच्छी खासी आने की संभावना होगी। अगर डायरेक्ट गैप अप करता है, फिर आके लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन, फिर हाई ब्रेक करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने दूसरी बात क्या कही, प्राइस को अब छोटा कर लूं क्योंकि इतनी कैंडल्स देख रहा हूं। अब प्राइस को छोटा कर लूं और ये देखूं कि इस बायर का जिसने यहां से बाइंग की शुरुआत की है उसका औसत क्या है, तो और चीजें हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये है सेलर का एवरेज, उसी के नीचे अभी हम लोग खड़े हैं और बाइंग की शुरुआत हुई है यहां से। इस कैंडल में एक रिजेक्शन आया, फिर नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर गया प्राइस, अगले दिन ओपन हुआ तो इस रिजेक्शन के नीचे क्लोज नहीं हुआ, यहीं से बाइंग उठा के निकल गया। मतलब ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजेक्शन का कैंडल है ना गिरावट के बाद, इस गिरावट के बाद ये जो कैंडल बना है इसी के लो ब्रेक नहीं हुए,
ठीक है, तो ये कैंडल जरूरी हुई। तो हम लोग एवरेज कहां से प्लॉट करेंगे, इसी कैंडल से, और अभी तक जितना भी भाव गया वहां लगा लेते हैं। अब देखिए कितना ही प्यारा पैटर्न है। मैंने क्या कहा, अगर बायर स्ट्रांग है वो लोअर लेवल पे खरीदारी तो करेगा, अपने एवरेज प्राइस को ब्रेक होने नहीं देगा। ये सबसे खूबसूरत बात है किसी भी अच्छे बायर की, स्मार्ट बायर की। वो क्या करेगा, अपने एवरेज को ब्रेक होने से रोकेगा कि मेरा कहीं एवरेज ना ब्रेक हो जाए। औसत को, खुद के औसत को बचाएगा, तभी तो सेलर का ये जो ऊपर औसत है उसको निकाल पाएगा जो यहां कहीं आ रहा था। तो देखिए आज क्या हुआ, सबसे पहले बताइए, ध्यान से अब प्राइजेक्शन को समझते हैं। अब देख लिया ना कि एवरेज क्या है, ये रहा। टोटल 60 कैंडल्स प्लॉट हुई है, 15-15 मिनट की 60 कैंडल प्लॉट हुई है, और 75 मिनट की कितनी कैंडल्स थी। हम लोगों को सिर्फ प्राइस देखना है, किस टाइम फ्रेम पे है मतलब नहीं। एक बार एवरेज लाइन उठाइए और जहां से आपको दिखता है प्राइस ने रिवर्स किया है नीचे से, रिवर्स करने का मतलब क्या है, अभी प्रीवियस स्विंग लो को भी समझाना है। कई लोगों को कंफ्यूजन है, मैसेजेस भी कई मिले थे। जैसे प्राइस गिरते हुए नीचे आ रहा है, इस तरह से गिर के नीचे आ रहा है, अब यहां से स्विंग हो रहा है, तो ये जो लो लगा है ना, यहीं से बायर का औसत उठाइए। अब यहां से ये चल के जाता है यहां तक, ठीक है, यहां तक चल के जाता है, अब यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। तो देखिए बायर यहां से यहां तक चलने में जो भी जितनी भी कैंडल्स प्लॉट हुई हैं, इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस पूरे समय में बायर अपने औसत को सेव कर पा रहा है कि नहीं। अगर औसत को सेव कर पा रहा है तो हो सकता है ऊपर के सेलर को ब्रेक कर दे, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह सेलर को देखना है कि प्राइस अपसाइड जा रहा था पहले से, अब अचानक से गिरने लगा है और यहां पे रुक रहा है। तो देखिए सेलर के एवरेज को यहां से लगा के देखिए, यहां तक जितनी भी कैंडल्स प्लॉट हुई, इस तरह से देखना है। अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं, फिर इंट्राडे के प्राइजेक्शन को डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने एक चीज तो देख ली क्या, कि एवरेज को ब्रेक करने से रोका गया। दूसरा चार्ट मैं आपको शेयर करता हूं, ट्रेडिंग व्यू, वो बड़ा चार्ट है और वहां पे आप और भी चीजें फिगर देख पाएंगे। चलिए, सभी को शो कर रहा है स्क्रीन दूसरा, सभी को स्क्रीन क्लियर शो कर रहा है जो मैंने शेयर किया अभी, क्लियर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा प्राइस को। मैं एक बार लैडर थ्योरी को समझा चुका हूं, आज फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए कितना भी मैं किसी प्राइस में मान लेता हूं, जैसे आप सभी लोगों को पता है कल के प्राइजेक्शन पे मुझे बहुत अच्छा बिलीव नहीं था। क्यों, एक अचानक से रैली आई थी, मतलब कहीं भी कंसोलिडेशन नहीं दिखा मुझे। इस लेवल में कंसोलिडेशन दिखा हाई के पास, फिर प्राइस निकल गया, यहां कंसोलिडेशन हाई के पास, लोअर लेवल पे कहीं अच्छे कंसोलिडेशन नहीं दिखे। तो सबसे फर्स्ट ट्रेड हम लोगों ने क्या किया, प्राइस ने जैसे ही डे हाई ब्रेक किए, यहां पे ट्रेड नहीं लिया। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, सारी चीजें सीखने लायक हैं, यहां तक कि स्टॉप लॉस दिया गया है, एसएल भी आपको लर्निंग के लिए बहुत बेहतरीन। देखिए यहां से ये निकला, निकलने के बाद दूसरा कैंडल बनाता है क्या, डोजी, और डोजी के लो ब्रेक होते हैं, हम लोगों ने शॉर्ट किया। अब देखिए टाइम लैग हमेशा रहता है सर, मैं आपको शॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा था 55 के आसपास प्राइस, और ये 55 to 57 लग रहा था कि यहां तक शॉर्ट हो जाना चाहिए, और जब तक आप तक पहुंचा है सर, आप लोगों ने 48 to 50 शॉर्ट कर पाया, 48 से 50। ये दिक्कत है, ठीक है। यहां पे ये शॉर्ट नहीं हुए, उसके इसके नीचे भी कुछ लोगों का 45 भी एवरेज दिख रहा था, और यहां से जब ये लो लगाया है, अब समझने वाली चीज है लैडर थ्योरी क्या है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहां पे कुछ सीढ़ियां बना देता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा हर बार के प्राइस में एवरेजेस, यही चीजें हैं। मैं जितनी चीजों पे ट्रेड करता हूं ना, वो बहुत सिंपल हैं, बस आपको समझना है, और प्राइस से ज्यादा आसान कुछ है नहीं, बस आपको प्राइस के साथ चलना सीखना होगा, बार बार यही बात कहता हूं। देखिए ये मान लेते हैं सीढ़ियां हैं, आपके घर की सीढ़ियां हैं, कि आपको ऊपर जाना है, पहले माले पे, फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी पर जाएंगे, दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे, तीसरी। अब आपको कोई डर नहीं है, आप सिर्फ एक कदम उठाएंगे, पहली सीढ़ी पर रखेंगे, दूसरा कदम उठाएंगे, दूसरी सीढ़ी पर रखेंगे, तीसरा कदम उठाएंगे, तीसरी सीढ़ी पर रखेंगे। प्राइस भी कल से इसी तरह ऊपर आ रहा है, ध्यान से देखिए,
एक बार गया कंसोलिडेशन, हाई ब्रेक, दोबारा प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले हाई ब्रेक, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक नया हाई। प्राइस आसानी से लैडर थ्योरी की तरह है, एक बार हाई लगाता है, थोड़ा रुकता है, फिर नया हाई लगाता है, थोड़ा रुकता है, फिर मतलब आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आपके घर की सीढ़ियां हैं, आप एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई परेशानी ही नहीं है अभी तक। इसी कंडीशन में मैं आपसे कहूं कि जैसे ही आप अगली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो आपको नीचे की तरफ धकेलता है, धक्का देता है, आपको नीचे की तरफ पुल करता है, वो भी बहुत तेजी से। अभी तक आपने ऊपर जाने में कोई पावर बहुत ज्यादा जनरेट किया था क्या? नहीं, आसानी से एक पैर उठाते थे और अगली सीढ़ी पर रख देते थे, यही कर रहे थे। अचानक से एक कोई व्यक्ति आपको यहां मिलता है जो नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। अब क्या होगा? पहले पुल बैक में क्या होगा? कम से कम नहीं तो आप एक या दो सीढ़ी तक तो नीचे जाने वाले हैं। क्यों? आपको अंदाजा ही नहीं था कि कोई धकेलने के लिए खड़ा होगा, अब तो आसानी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो लैडर थ्योरी में पहली चीज क्या होगी? पहले हिट में, पहले पंच में आप नीचे की तरफ धकेले जाएंगे। ये इसका अपोजिट करेंगे, प्राइस जब नीचे गिर रहा होगा वो भी वही कंडीशन है, सेम इक्वल, अलग कुछ नहीं है। आप पहली कंडीशन में नीचे धकेले जाएंगे, लेकिन एक हद तक जाने के बाद, एक गिरावट के बाद, कि आप पहला पंच किया, इसने नीचे धकेला आपको, तो आप इस सीढ़ी तक मान लेते हैं आ गए, और आपने कहीं ना कहीं एक सहारा ले लिया, किसी को पकड़ के रुक गए। अब आपको समझ आ गया कि कोई ना कोई मुझे नीचे धकेलना चाहता है और आपकी मजबूरी है ऊपर जाना, मान लेते हैं आपको कोई बहुत ही जरूरी काम है सर। अब आप क्या करेंगे? अब आप पहली बार अभी यहां से यहां तक आने में आपने बहुत कम हिम्मत दिखाई है। हिम्मत का मतलब है आपका पावर बहुत कम गया है, आपकी जो भी एनर्जी है वो बहुत कम यूज हुई। क्यों? सिर्फ पैर को उठाकर मात्र अगली सीढ़ी पर रखना था। अब एक दूसरी चीज भी है, क्या? ये जो व्यक्ति खड़ा है ना पोजीशन में, इसको भी ब्रेक करना है। अब इसके आगे जाना है तो इससे आपको एक लड़ाई तो लड़नी होगी, अगर इससे आगे जाना है तो। अब आपकी एनर्जी ज्यादा जाने वाली है। और दूसरी बात, आप इस सीढ़ी और इस सीढ़ी के बीच में ही कहीं बने रहेंगे। कब तक? जब तक आप इसको ब्रेक ना कर दें, मतलब इससे जीतना चाहे, जो भी लड़ाई चल रही है। इस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस इसके और इसके, देखिए आप चल के आए थे इस सीढ़ी तक, ठीक है, और पहले हिट में आप गए हैं इस सीढ़ी तक, लोअर लेवल वाली सीढ़ी तक। ये व्यक्ति जो है चल के आपको और नीचे धकेलने के लिए आगे बढ़ेगा, और अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप पहली फाइट की शुरुआत कहां करेंगे? इसी सीढ़ी के आसपास, मतलब लोअर लेवल के आसपास। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं टेक्निकल में पूरी जो भी कंडीशंस बता रहा हूं ना, इसको पूरी तरह से टेक्निकल में तब्दील कर दूंगा। प्राइस को जितना आसान हो सकता है उतनी आसानी से समझ के फिर टेक्निकल में जाइए। देखिए, प्राइस चलते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक बार हिट किया, प्राइस ने फिर निकलने की कोशिश की, प्राइस ने फिर हिट कर दिया। सेलर ने दोबारा गिराने की कोशिश की, यही उसका औसत आ रहा था। अभी आप लोग देख कर आए, यहाँ एवरेज था उसका, तो वो वहीं बैठा है, अपने औसत पे बैठा है सेल करने के लिए। आपने खूब उसको काटा है, लेकिन वो औसत भाव पे जरूर सेल करने के लिए बैठा है। आपको समझ आ गया पहले ही हिट में क्या, कि कोई ना कोई है जो भाव को नीचे गिराना चाहता है, और बायर ये बात समझ गया, तो उसने क्या किया, फिर से वो नीचे लोअर लेवल पे शॉर्ट करने आया होगा। तो देखिए, एक ये हाई लगे, पहले प्राइस नीचे आया, और पहली आपने जैसे ही ऊपर की तरफ धकेला, यहीं पे फाइट की शुरुआत हो गई। अब प्राइस ने इसी जोन में कंसोलिडेशन किया है, शाम तक इसी जोन में कंसोलिडेशन किया है। ये क्या है? फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। ये लैडर थ्योरी है कि प्राइस हर बार एक नया हाई लगा रहा है, एक नया हाई लगा रहा है, एक नया हाई लगा रहा है, फिर एक नया हाई अचानक से आपने उसको पुल कर दिया नीचे की तरफ। अब पहली फाइट होगी, इस फाइट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी तरफ मुझे जाना होगा। क्यों? ये बायर सेलर बड़े हैं सब, इनके पास पैसा बहुत है, तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करें, जो भी करें मतलब नहीं। हम लोग दूर से बैठ के देखेंगे जीतेगा कौन, पैसा तो उसी की तरफ लगेगा जो जीतेगा। बिड किसकी तरफ करना है? जो बाद में पावरफुल दिखता है दूसरे से। इस कंडीशन में मैंने आपको एक चार्ट भेजा, वो क्या था? ये चार्ट था, रिट्रेसमेंट। यहां से लेना था और इस तरह प्लॉट करना था, ठीक है। यहाँ पे 50% लेवल, 50% का लेवल ये आ रहा था। देखिए, सारी चीज़ों को मैं क्या कहता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ें जो भी आपके सामने हैं, ये सभी चीज़ें मिलके एक हो जानी है। आप एक चीज़ देखते हैं, मैं आपको जो भी कंडीशंस बताता हूँ सभी को एक साथ यूज़ करता हूँ। जैसे लैडर थ्योरी को यूज़ किया, आप फिबोनाची रिट्रेस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है?
अगर यहां से सेलर ने सेल की शुरुआत की और पहले ही हिट में यहां तक ला दिया है, अब बायर तो अवेयर हो गया है कि कोई ना कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, तो लोअर लेवल पे वो भी अपने औसत को बचाएगा ना। औसत उसका यहीं कहीं लगा है, आप लोग देख कर आए हैं अभी पीछे के चार्ट आईक्यू के चार्ट पे। तो उसने अपने औसत के भाव से खरीदारी की शुरुआत की, यहीं पे फाइट की शुरुआत हो गई। मैंने क्या कहा, अगर ये लो ब्रेक हुए, ये लो मुझे दिख रहे थे 42,430 के आसपास का लेवल, ये जो लेवल थे इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग होती यहाँ कहीं जहाँ से ये रिजेक्शन आया लास्ट, एक क्लोजिंग होता तो प्राइस यहीं से गिर जाता। क्यों? इस फाइट का रिजल्ट ये होता अंत परिणाम कि जीत कौन रहा है? सेलर। क्यों? बायर का एवरेज भी जाता है यहां से और डे लो भी निकल जाते, और जहां फाइट की शुरुआत हुई उस फाइट में क्या होता, डे लो ब्रेक होता। जहां तक पहले हिट में आपको नीचे गिराया गया, लेडर थ्योरी में अगर उसने आपको यहां से गिराया और इस सीढ़ी तक ला दिया, यहां फाइट की शुरुआत हो गई है, अब वो और नीचे आपको धकेल दे, मतलब वो स्ट्रांग है आपसे, और आप अगर आगे निकल जाएं तो आप स्ट्रांग है। तो पहला जो लो लगा है, प्राइस नीचे आके यही लो ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, गिर जाएगा, कंफर्मेशन है, शॉर्ट करते हैं हम लोग। लेकिन यहां तक प्राइस आया, अब ध्यान से सुनिए, यहां सबसे ज्यादा लर्निंग है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। जो भी मैं आपसे कह रहा हूं सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। असल परीक्षा होती है लाइव मार्केट में। क्यों? मैं क्यों कहता हूं प्रैक्टिकल में जाना है? यहां तक कैंडल आया है, देखिए यहां तक टच भी किया है, कुछ लोगों ने ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर दिए थे, कुछ लोगों के ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो गए थे। यही जो आपके सामने इमोशंस है ना, इन्हीं को कंट्रोल करना है कि कब ट्रेड लेना है। मैंने आपको नहीं दिया, मैंने यहां पे ट्रेड दिया हाई ब्रेक होने पे, लो ब्रेक होने पे कोई ट्रेड नहीं दिया। हाई को ब्रेक होने से पहले ट्रेड दिया है, गौर कीजिए इस बात को। अगर आप लोग प्राइस और टाइम देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है पहुंचते पहुंचते वो टाइम लगा ही जाना है। हाई पे ट्रेड दिया है, वो भी ब्रेक होने से पहले, कंफर्मेशन था कि ब्रेकआउट होने की संभावना है। लो पर नहीं दिया, वो भी समझाऊंगा क्यों। अब ये जो लेवल है 50%, ये क्या है? ये लेवल है किस बात का, मैं आपको बताऊं। ये चीजें जो है ना कि ये इस चीज को दूर करना है, ये प्रैक्टिकल जब तक आप लोग लाइव मार्केट में नहीं बैठे हैं दूर नहीं होंगी, ध्यान रखिए इस बात को। और जब तक 3-4 बार गलतियां नहीं करेंगे, उसके एसएल नहीं देंगे बाजार को, गलतियां होती रहेंगी। पहले हिट में जैसे ये लैडर, ये सीढ़ियां बनी है सारी, और यहां से पहला पुल किया और आप यहां पे आ गए, अब वो चल के आएगा नीचे और आपको यहां से और नीचे धक्का देगा। अब लोअर लेवल पे फाइट की शुरुआत हुई है, इस सीढ़ी से इस सीढ़ी के बीच में मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस है, सीट ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस है, हालांकि होता नहीं है, मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस है, और फाइट चल रही है इस सीढ़ी से नीचे 100 मीटर नीचे। यहां से उसने धक्का दिया, आप यहां कहीं पकड़ के पिछली सीढ़ी को रुक गए होंगे, तो सपोर्ट के पास आप रुक गए। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। सपोर्ट के पास आप रुक गए, और इस सीढ़ी में वो दोबारा से आपको इसी सीढ़ी से और नीचे गिराने आया होगा, चलकर आया होगा और नीचे धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा, धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। उस कंडीशन में यहां पे फाइट करते करते अगर आप 50 मीटर आगे निकल आते हैं, मुझे ट्रेड करना है ना, मुझे बिड करना है कि आप आगे जाएंगे या वो नीचे ले आएगा आपको, मुझे तो बिड करना है। मैं वेट कर रहा हूं, दूर से देख रहा हूं, और वो भी मुझे क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है, मैं सिर्फ ग्राफ देख रहा हूं। तो मैं अंदाजा लगाऊंगा कि वो 100 मीटर नीचे तक गया, पहली बार धकेला भी उसी ने, वो चल कर भी गया और नीचे धकेलने, फिर भी आपने जितना वो नीचे चल के गया उसको 50 मीटर आगे तक धकेल कर ले आए हैं, और उससे भी आगे जा रहे हैं। अब 52-53% दिखता है, मतलब 51-52 मीटर आप आगे आ गए। वहां पे मैं एक बिड कर सकता हूं, क्या आप गिराने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है? कम से कम ये बिड कर सकता हूं। यही बायर और सेलर का गेम है। यहां से उसने हिट किया, एक लो बना दिया, लो बनाने के बाद फाइट की शुरुआत हो गई, लोअर लेवल पे फाइट की शुरुआत हो रही है, प्राइस जाके अपर लेवल पे 50% के आसपास यहां कंसोलिडेशन कर रहा है। फिर सेलर ने कोशिश की, उसने फिर अपने लो सेव कर लिए, और फिर जाके ब्रेकआउट, फिर से यहीं निकलने की कोशिश कर रहा है, देखिए इसी को निकल रहा है। जैसे ही 50% सेलिंग को काटेगा, मैं समझ जाऊंगा बायर स्ट्रॉन्ग है। और देखिए पहला मूवमेंट जैसे ही प्राइस निकला है, ये 650 के आसपास, ये पहले से आपको दिए गए थे लेवल्स कि यही ब्रेक होंगे, ये ब्रेक हुआ तो पहला हाई लगा है 771। अब देखिए ये जो ट्रैपिंग थी, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि प्राइस बहुत स्ट्रांग दिखता है अवर्ली टाइम फ्रेम पर। इस ट्रैपिंग से बचना सिर्फ प्रीवियस स्विंग लो ही बचा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रीवियस स्विंग लो जिसके क्लियर नहीं है, चीजें नहीं समझ में आएंगी। प्रीवियस स्विंग लो का मतलब मैं आपको बताऊं, प्रीवियस स्विंग लो होता क्या है बताऊं मैं आपको। जैसे ये एक रेजिस्टेंस प्राइस है,
ठीक है। और यहाँ से बायर बाई करते आया रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, कि भाव को गिराने की कोशिश होगी, गिराने की कोशिश हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर गिराने की कोशिश हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर गिराने की कोशिश हो रही है। अब ये हर बार गिराने की कोशिश हो रही है, मतलब इस सेलर ने भी यहाँ से बायर ने यहाँ से बाइंग करने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ, प्राइस ने हाई को रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। इस बायर ने भी यहाँ से बाई करने की कोशिश की, सफल नहीं हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। अब दोबारा से यहीं से घूमे और ब्रेक कर दे, मतलब अब जिस बायर ने बाई किया है ना लोअर लेवल पे, वो सफल हो गया है किसको, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में। यही बायर के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? ब्रेकआउट किस बायर ने कराया है, जिसने अभी अभी प्राइस को घुमाकर और हाई ब्रेक करा दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये है स्विंग, ये लो है प्रीवियस स्विंग लो। इसी तरह प्रीवियस स्विंग हाई होते हैं, ये प्रीवियस स्विंग लो है, इससे बेहतरीन स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। क्यों? अब आप देखिए, जो लोग छोटा ऐसे लगते हैं वो रखते हैं ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बार बार ट्रैप किए जाएंगे, इतनी बार कि आप समझ नहीं पाएंगे ऐसे ले रहा हूं, सही ले रहा हूं कि गलत ले रहा हूं। इतनी बार ट्रैप किए जाएंगे। हो सकता है कि आप ट्रेड लें और नेक्स्ट कैंडल में ही उसके लो के नीचे प्राइस आए और क्लोज ऊपर कर दे जाके, आप इतने समय में निकल जाएंगे। क्यों? आपने माइंड में पहले ही सोच लिया था कि प्रीवियस कैंडल जो बना हुआ है ब्रेकआउट, उसी के ऐसे लगना है। देखिए, और ये ट्रैपिंग होती कब कब है वो भी मैं आपको बता दूं। अब सारी चीज़ें एक साथ समझाऊंगा ना, लेकिन मैं बता देता हूं, और इन चीज़ों को मैं रिपीट करता रहता हूं। कभी धीरे बताता हूं, कभी तेजी से बता के निकलता हूं, ठीक है। रिपीट करता रहता हूं चीज़ें, कभी ना कभी आप समझ जरूर जाएंगे सारी चीज़ें। अगर आप 20, 30, 40, 50% भी कैच कर रहे हैं, बहुत है आपके लिए। देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। प्राइस में एक ये लो लगा है, यहां तक गया, 3 कैंडल गई, फिर हाई लगा, लो लगाने के बाद फिर हाई के बाद इस रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट। ये है प्रीवियस लो। देखिए, प्राइस ने जब ट्रैप किया ना, गया, हाई लगाने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, डोजी के भी हाई ब्रेक हुए। अब यहां पे बहुत एंट्रीज अचानक से हुई होंगी। ऐसा प्राइस कब करता है? जब उसको शेक आउट करना होता है, कि उसको पता लग गया कि बहुत ज्यादा रिटेलर इस ब्रेकआउट को देख लिया है और खूब सारी एंट्रीज हो गई हैं, तो सभी के स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा। वो स्टॉप लॉस हिट करने के चक्कर में क्या करेगा, स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कभी नहीं कर सकता, वो वहां तक आएगा। बायर वही है, यही तो स्ट्रांग बायर है जिसने इसके ऊपर क्लोज कराने की हिम्मत की है। अगर इस बायर के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको 70 स्टॉप लॉस दिया है और 68 से प्राइस लौट के आ गया, ये ₹2। ये स्विंग लो। जो ट्रेडर्स स्विंग लो और स्विंग हाई के एसएल के साथ ट्रेड करते हैं ना ब्रेकआउट के बाद, कई बार आप देखेंगे आपके माइनर स्टॉप लॉसेस बचेंगे, कई बार आप देखेंगे। और जो कैंडल के रखेंगे उनके माइनर स्टॉप लॉसेस आएंगे। मतलब जैसे एक कैंडल ऐसे क्लोज किया और ये ब्रेकआउट लेवल थे, कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, आपने ट्रेड लिया, कैंडल के लो का ऐसा लग दिया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होगा, मान लेते हैं 15 मिनट का कैंडल है, पहले 5 मिनट में इस लो के नीचे आएगा, अगले 5 मिनट और ट्रेड करेगा, लास्ट 5 मिनट में जाके हाई के ऊपर क्लोज करेगा। ये कैंडल रहेगा। दिखाऊंगा आपको जैसे आवरली टाइम फ्रेम, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये कैंडल क्लोज किया। अब देखिए, जैसे ही लोगों ने यहां पे एंट्री करने की कोशिश की, कैंडल आके देखिए बिल्कुल लो के पास, इतनी बड़ी अचानक से गिरावट, सभी लोग निकल गए, शेक आउट। अब प्राइस भी हल्का हो गया, रिटेलर्स हैं ही नहीं। तभी मैंने कहा था आवरली टाइम फ्रेम क्यों स्ट्रांग है। ये जो रिजेक्शन का कैंडल है ना, इसके बाद ये बहुत स्ट्रांग है। कल इस यही कैंडल, अब मेरे लिए इस लो से ज्यादा ये लो इंपॉर्टेंट है। ये रिजेक्शन प्राइस है कि प्राइस गिरा शुरुआती मिनट में, लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्लोज ऊपर किया जाकर। किसी भी टाइम फ्रेम में, ये आवरली टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम का मतलब हुआ 60 मिनट। देखिए प्राइस को मैं आपको बताऊं, ये 60 मिनट का भाव है। अब ध्यान से सुनिए कि 100 पे भाव ट्रेड कर रहा है, और 100 पे भाव आया कैसे है, 90 से चल के, ठीक है। ऐसे एक कैंडल बन गई आपके सामने, ये 90 से 100 के बीच में, कि 100 से 90 गया है, ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी सी आपके सामने। अब हो क्या, अगले 60 मिनट के भाव में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब सारी चीजें इसके बाद कल डिस्कस करूंगा, टाइम भी हो रहा है। अगले समय में क्या हो कि प्राइस 100 पर ओपन होगा नेक्स्ट कैंडल में 60 मिनट के लिए। अब सब लोगों को लगा होगा कि बहुत स्ट्रांग है, 10 रुपए की 10% की बाइंग आ गई है, तो अगले 60 मिनट के पहले मिनट में भाव यहां पर ओपन होगा। अगर वो समझ गए ना कि कई रिटेलर्स एंटर कर गए हैं,
तो पहले 30 या 35 या 40 मिनट में वो प्राइस को गिरा के लाएंगे 90 तक। क्यों? आपका पूरा डर इस लो के पास तक आएगा। पहले 30-35 मिनट में गिरावट दिखाएंगे, आपको लगेगा गया प्राइस। जैसे ही सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए, प्राइस आखिरी के 20-15 मिनट में जाकर क्लोज कर देगा 100 के पास। ये बेस्ट कैंडल होता है ट्रेड के लिए। यहां पे स्टॉप लॉस जाते ही नहीं है, ना के बराबर होते। अब एक चीज और है, यहाँ पे एक पैटर्न और है, कई सारे पैटर्न से एक साथ बनते हैं। देखिए प्राइस एक ही है, अगर मैं आपको लैडर थ्योरी आ रही है, साथ में एवरेजेस आ रहे हैं, साथ में प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग आ रही है, एक साथ इतने पैटर्न आ रहे हैं कि कौन क्या देख रहा है। इतने कॉन्सेप्ट है ना प्राइस के, आप क्या देख रहे हैं आप पे निर्भर करता है। देखिए प्रीवियस डे हाई, पिछले दिन का हाई ये है और आज की क्लोजिंग ये है, तो देखिए लगभग इसी जोन में क्लोज किया है, पिछले दिन के हाई के पास। मैं चाहता आपको 42,400 भी शॉर्ट करा सकता था, लेकिन मैंने एक कारण से नहीं कराया, पता है क्या? अभी तक 43,600 ब्रेक नहीं हुए। अगर हम लोग नए हाई बनाए रहे होते ना अभी, कि न्यू हाई कि 40,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे होते या फिर 43,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते, तो मैं कंफर्म होता कि अब कल के दिन ये लो ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड डाउन है। कारण क्या है? प्रीवियस ट्रेंड डाउन है। ये ट्रेंड देख रहे हैं, ये ट्रेंड डाउन है। इस वजह से जब तक ये स्विंग हाई स्विंग लो ये वाले 43,600 ये लगा हुआ है, यहाँ पे यही लगा हुआ है, जब तक ये ब्रेक नहीं होते हैं ना, तब तक मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं कि सेलर बायर प्राइस को ऊपर ही ले जाएगा। कल के दिन एवरेज ब्रेक करे, डेली क्लोजिंग वहां पे मिलनी चाहिए, डेली क्लोजिंग के बाद एक रिटेस्ट हो, फिर एक बाइंग आए, जैसे कल क्लोजिंग करे, फिर एक रिटेस्ट हो, फिर एक बाइंग उठे और फिर जाके कंसोलिडेशन, फिर 43,600 ब्रेक हो, या फिर डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 43,600 के ऊपर भाव होता। हम लोगों का मेजर ट्रेंड डाउन साइड है, इसके पहले भी गिरावट ही हो रही है, लो ऊपर से यहाँ से गिरावट ही हो रही है। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर 42,000 के पास कंसोलिडेशन हुआ है, तो वो कंसोलिडेशन एक बाइंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम 42,000 की मतलब आज 42,400 स्ट्रॉन्ग था, तो साइकोलॉजिकल नंबर हम सेल क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? आपको 42,000 का चार्ट भेजा गया होगा, ध्यान से देखिए, आप लोगों को मिला होगा 42,000 का चार्ट 60 के प्राइस पर जी मिला है जी। उसका क्लोजिंग है 44। मैंने इसीलिए भेजा था आपको मैसेज, क्या किया गया कि 41,800 आप लोगों ने 48, 49, 50 शॉर्ट किया है, लेकिन प्राइस बहुत तेजी से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की आप रैली देखेंगे ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक आई थी बाद में, वो लगभग ऑप्शन चेन में पूरा दिन ऑप्शन चेन में 42,400 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स थे। हाँ वो रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है। हाँ और प्राइस भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक तो है। उस केस में हम 42 फुट शॉर्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, आप 42,400 शॉर्ट कर सकते थे सर। आने वाले समय में आपको एट द मनी शॉर्ट करने होंगे। जैसे जैसे प्राइजेस पे बिलीव बढ़ते जाएंगे, आप प्राइस में रिस्क बढ़ाते जाएंगे, वो आपके ऊपर है। आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना है। इस पूरी क्लासेस में सिर्फ एक काम आपको करना है कि आपके पास पैसा कितना है वो नहीं मैं आपको बता सकता, आपका रिस्क कितना है वो पहले मैं नहीं क्लियर कर सकता, वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको 41,800 शॉर्ट करा रहा हूं, कई ट्रेडर्स हैं, मैं आपको कई एग्जांपल दे सकता हूं, कई ट्रेडर्स हैं जो 42,400 तक शॉर्ट करके गए हैं, एक नहीं 12-12, 15-15 लॉट शॉर्ट है, क्योंकि उनको पता है वो ऐसा ले सकते हैं, इतना लॉस ले सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप चार्ट्स को देखते जाएंगे बिलीव बढ़ता जाएगा। बिलीव का देखिए, बाजार पैसा देता है आपके खुद के ऊपर भरोसे का, ध्यान रखिए इस बात को। जैसे आप एक बार समझ गए ना कि आपने एक बार देख लिया कि डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है, रिजेक्शन के बाद ऊपर क्लोज कर रहा है, आवरली कैंडल बहुत अच्छी है, और आपने पिछले 50 बार ऐसा पैटर्न देखा होगा कि कभी फेल नहीं होता है या 50 में 1-2 बार फेल होता है, तो आप वहां पे जितना अमाउंट होगा ना पूरा डिप्लॉय कर देंगे। बाजार पैसा बिलीव कर देता है। 15 मिनट में 1:30 बजे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, देखना 1:30 बजे से एग्जैक्ट 1:30 बजे इनसाइड कैंडल, एक रेड कैंडल बनी हुई है, ये डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है रेड। ये बना है जी, ये इनसाइड कैंडल है। हाँ ठीक है, इनसाइड कैंडल नहीं, इससे नेक्स्ट 2 कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है, और उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है सेम इसी लेवल पे आके इसने सब